हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट अ बुक विच इज़ कॉल्ड रिच डैड पुअर डैड। ये बुक रॉबर्ट कियोसाकी ने 1997 में लिखी है और ये अब तक की सबसे बेस्ट सेलर बुक रही है। जिस रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट ने यहाँ पर दो फादर का कंपैरिजन किया, उनके खुद के फादर जिनको वो पुअर डैड बोलते थे और उनके एक दोस्त के फादर जिनको रिच डैड बोलते थे। यहाँ पर उन्होंने उनकी मेंटालिटी, जो रिच और वर्सेस पुअर के बीच में जो मेंटालिटी होती है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। इस बुक की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये बुक एक ऐसी बुक है जो कि फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए मस्ट है। अगर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी गेन करनी है तो इस बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ 10 लेसन्स फ्रॉम द बुक रिच डैड पुअर डैड। इससे लेसन नंबर 1 है कि हमेशा पे योर सेल्फ फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले आप अपने आप को पगार देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी आती है, आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर आपको कहीं से पैसा मिलता है, तो सबसे पहले उसमें से कुछ पोर्शन आप अपने आप को पे करेंगे। पे योर सेल्फ फर्स्ट का मीनिंग है यहाँ पर कि आप सपोज आप अपनी सैलरी का 10% हिस्सा अपने आप के लिए इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि होगा क्या कि आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल अचीव कर पाएंगे। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग की सैलरी आती है तो सबसे पहले हम लोग उसमें अपना खर्चे निकालते हैं, उसके बाद जो बचता है वो हम लोग सेव करते हैं। लेकिन यहाँ पर रिच डैड एंड पुअर डैड में बोला गया है कि सबसे पहले आपको बचाना है, उसके बाद जो बचे उसको आपको खर्च करना है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेंस, अकॉर्डिंग टू योर इनकम। यहाँ पर इन्होंने जो फार्मूला बताया है वो बताया है इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल्स टू एक्सपेंस। दैट मीन्स आपको जो भी इनकम हो रही है उसमें से आप पहले अपनी सेविंग्स हटाएंगे, सेविंग्स रखेंगे एक तरफ, उसके बाद जो बचेगा वो आप इस पे एक्सपेंस पे खर्च करेंगे। ये था फर्स्ट लेसन ऑफ रिच डैड पुअर डैड, जिसमें कि वो बोलते हैं कि पे योर सेल्फ फर्स्ट, यानी कि अपने आप को खुद पगार देना है सबसे पहले। मैं यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। पे योर सेल्फ फर्स्ट मीन्स यहाँ पर यह भी है कि आप अपने ऊपर कुछ, अपनी स्किल्स के ऊपर कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं, आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट होकर के आपको लॉन्ग टर्म में जब भी कोई मुसीबत आए तो वो पैसा जो थोड़ा थोड़ा आप इकट्ठा कर रहे हैं वही पैसा आगे चल करके आपको एक ज़्यादा पैसा बन के मिलेगा, जो कि आपको मुसीबत में काम आएगा। बात करते हैं लेसन नंबर 2, जिसमें कि वो बोलते हैं कि बाय लग्जरीज लास्ट नॉट द फर्स्ट, यानी कि आपको लग्जरीज सबसे लास्ट में खरीदना है। अभी यहाँ पर लग्जरीज लास्ट में खरीदने का क्या मीनिंग है, यहाँ पर लग्जरीज लास्ट में खरीदने का मतलब ये है कि सपोज आपके पास एक कार है, मारुति सुजुकी की एक कार है, अभी आपके पास कहीं से पैसा आ जाता है तो आपका काम क्योंकि मारुति सुजुकी से ही चल रहा है, तो आपको ऑडी सबसे पहले नहीं खरीदना है, उस पैसे को आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। अदरवाइज क्या होगा कि इन फ्यूचर अगर आपको भविष्य में किसी ज़रूरत की चीज़ खरीदने के लिए हो सकता है कि आपने ये जो आज फिजूल खर्च की है, बिना ज़रूरत की जो चीज़ आप आज परचेज़ करेंगे उसको बेचना पड़ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है बाय लग्जरी लास्ट नॉट फर्स्ट, मतलब कि आप अपने जो शौक के सामान हैं उनको हमेशा लास्ट में खरीदना, जो फैशन दिखाने वाली चीज़ें हैं उनको हमेशा प्रेफरेंस बाद में ही देना चाहिए। सबसे पहले अपना जो ज़रूरत का चीज़ है उसको खरीदना चाहिए। अभी जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास एक वॉच है जो कि 1000 रुपये की है और एक वॉच है जो 1 लाख रुपए की है। टाइम तो दोनों सेम दिखाएगी, लेकिन अगर आपका काम 1000 रुपये वाली वॉच से चल रहा है, आपका काम 1000 रुपये की घड़ी से चल रहा है, तो आपको 1 लाख की घड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा लेसन जो यहाँ से हमको मिलता है वो है रिड्यूस एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज़। अभी सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि एक्सपेंसेस क्या है। एक्सपेंसेस मतलब कि आपको अपने खर्चे कम करने हैं, और लाइबिलिटीज़ मतलब कि जो कि ऐसी चीज़ें जिनका की वैल्यू धीरे धीरे कम होनी है, उन चीज़ों को आपको अपने एसेट्स में से कम करने हैं। फॉर एग्जांपल कार जो कि ऐसी ही पड़ी हुई है, विदाउट यूज है, जिसका कि आप यूज भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी कार को रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपके लिए एक तरह से लाइबिलिटी है, तो उसको हमेशा आपको कम करना है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि आपके पास एक लोन है, तो लोन अमाउंट क्या है, लोन अमाउंट इज ए लाइबिलिटी,
उसको भी आपको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करनी है। तो ये है हमारा थर्ड लेसन, रिड्यूस योर एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज़। एक्सपेंसेस मतलब अपने खर्च थोड़े कम कर लो, जो कि बेफजूल के खर्चे हैं उनको अगर कम कर लेंगे तो भी आप रिच बनने के लिए एक ही तरफ एक तीसरा कदम है। अगर आप अपना एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज़ कम कर लेंगे तो आप रिच बनने की तरफ एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि हम कहाँ पर अपना एक्सपेंस एक्स्ट्रा कर रहे हैं और कहाँ पर हमारी अनयूजफुल लाइबिलिटीज़ हैं उनको हम लोग को कम करना पड़ेगा और उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास एसेट्स हैं उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा एसेट्स में, जो कि आपको कुछ पैसा दे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक हाउस पड़ा हुआ है, हाउस है जिससे कि आपको कोई रेंट या ऐसा कुछ चीज़ नहीं आ रहा है, तो उसको रखने से आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा आप क्या करेंगे कि उसको आप रेंट पे दे देंगे, जिससे कि आपको कुछ रेंट मिलेगा और जो कि आपको एक एज ए एसेट वर्क करेगा। तो हाउस विदाउट रेंट या फिर ऐसी प्रॉपर्टी जिससे कि आपको कुछ गेन नहीं हो रहा है, तो उसको रखना वेस्ट है। लेसन नंबर 4, एम फॉर मोर वैल्यूएबल एसेट्स। अब यहाँ पर एसेट्स तो हम लोग के पास कई तरीके के होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर मार्केट हो गया। तो आपको एम करना है कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट है, जिसकी की वैल्यू आगे आने वाले टाइम पे सबसे ज़्यादा होने वाली है, आपको ऐसे एसेट की तरफ कन्वर्ट करना है आपके दूसरे एसेट्स को। फॉर एग्जांपल आपके पास एक हाउस या फिर आपके पास एक पैलेस पड़ा हुआ है या फिर एक आपके पास एक ऐसी जगह पड़ी हुई है जो कि यूजलेस है। आपके पास जगह तो है, दिस इज एन एसेट, लेकिन आपको उससे कोई इनकम नहीं हो रही है, तो ऐसी जगह का कोई भी यूज नहीं है। तो इसलिए रॉबर्ट बोलते हैं यहाँ पर कि आप अपने एसेट्स को ऐसी कैटेगरी एसेट्स में कन्वर्ट करो जो कि मोर वैल्यूएबल हो देन द एग्जिस्टिंग कैटेगरी। आपकी जो मौजूदा एसेट है जिसकी वैल्यू कम है, आप ऐसे एसेट में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसिट करेंगे, जिसमें कि आपको ज़्यादा इनकम मिले या फिर आपका रेगुलर इनकम आना स्टार्ट हो, या फिर बोल सकते हैं मोर इनकम स्टार्ट हो। तो इसलिए ये बोलते हैं एम फॉर मोर वैल्यूएबल एसेट्स। अगला जो पॉइंट है, कंट्रोल योर इमोशंस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो इमोशंस आपको कंट्रोल करेंगे। ये कहने का क्या मतलब है मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप अपने कोई भी डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, रिलेटेड टू एनीथिंग बाय योर सेल्फ, इमोशनल होकर के नहीं लेना है। बी प्रैक्टिकल एंड कंट्रोल योर इमोशन। तो यहाँ पर रॉबर्ट ने यहाँ पर 5वां जो लेसन रॉबर्ट की बुक रिच डैड पुअर डैड से जो हम लोग को 5वां लेसन सीखने को मिलता है, दिस इज कंट्रोल योर इमोशंस। अदरवाइज आपको, अगर आप अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। जैसे कि भावना में बह करके कोई एक ऑडी कार परचेज कर लेता है, जबकि उसकी पास इतनी हैसियत नहीं है कि वो ऑडी कार खरीद सके, वो लोन ले लेता है और ऑडी कार परचेज कर लेता है। भविष्य में उसको एक ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जिसमें कि उसको काफ़ी सारा पैसे की ज़रूरत है, तो वो उसके पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि उसने अपना सारा पैसा एक ऐसी चीज़ में खर्च कर दिया है जो कि इमोशनल होकर के उसने खर्च किया है। तो यहाँ पर रॉबर्ट बताते हैं कि हमेशा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो। जो भी डिसीजन लेने हैं वो प्रैक्टिकली सोच करके लेने हैं और अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए लेने हैं। अगला जो पॉइंट रॉबर्ट की बुक रिच डैड एंड पुअर डैड से हम लोग को सीखने को मिलता है वो है यू बिकम व्हाट यू स्टडी, रीड अ लॉट। इसका क्या मतलब है? रॉबर्ट बोलते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है अबाउट फाइनेंशियल अवेयरनेस। आपको फाइनेंशियल लिटरेसी लानी है, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी है। आपको अपना स्किल सेट बढ़ाना है, उसके लिए आपको पढ़ाई करना है, जिससे कि क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट आपका जितना, आपकी स्किल बढ़ेगी, आपका जितना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आप रिच बनने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि रीड मोर एंड मोर। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। दुनिया के रिचेस्ट पर्सन वॉरेन बफेट, जो कि 500 पेजेस पर डे रीड करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को ये सोचना चाहिए कि वो इतने अमीर होने के बावजूद भी 500 पेज डेली पढ़ते हैं, तो उसका कोई ना कोई रीज़न होगा। वो रीज़न सिर्फ इतना ही है कि अपने माइंड को कुछ ना कुछ कसरत कराते रहना है और अपने आप को अप टू डेट रखना है, जिससे कि आप और रिच होने की तरफ आगे बढ़ सकें। अगला जो पॉइंट इस बुक से हमको सीखने को मिलता है वो है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क टू अर्न।
यानी कि आपको कुछ सीखने के लिए काम करना चाहिए, ना कि पैसा के लिए काम करना है। अभी यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है? पैसे के लिए काम करने का मतलब है कि आप अपना समय पैसे कमाने के लिए लगा रहे हैं। पैसे कमाने से मतलब कि आप अपना समय बेच करके उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू मनी। फॉर एग्जांपल 9 to 5 जॉब, अगर मैं 9 से 5 तक ऑफिस में रहता हूँ तो इसका मतलब है कि वो 9 से 5 जो 8 घंटे हैं मेरे, उनको मैं अपना बेच रहा हूँ और उसके बदले में मुझे मनी मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्क टू अर्न। जबकि वर्क टू लर्न क्या है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि आपको सीख मिल रही है और उस सीख से आपकी स्किल डेवलप हो रही है, जो कि आपको आगे और रिच होने में हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि वर्क टू लर्न, डोंट वर्क टू अर्न। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड रिच पर्सन। नेक्स्ट लेसन जो हम लोग को सीखने को मिलता है वो है री इन्वेस्ट एक्सेस कैश जनरेटेड बाई एसेट्स। अगर आपके पास कुछ एसेट्स हैं जिनसे कि आपको कैश जनरेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक हाउस है, घर है, जिससे कि आपको हर महीने रेंट आ रहा है, तो उस रेंट को आपको कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट करना है। मतलब उसको आपको कहीं पर ऐसी जगह लगानी है जो कि पैसा आपको पैसा कमा करके दे। फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट, या आप उसे और कुछ चीज़ में लगा दें जिससे कि वो आपके लिए काम करना स्टार्ट रखे। आपको उसको पैसे को सेव करके बचा के नहीं रखना है, बिकॉज आप अगर बचाएंगे तो वो ड्यू टू इन्फ्लेशन आपकी मनी की वैल्यू और डाउन होती जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि री इन्वेस्ट योर एक्सेस कैश रिसीव्ड फ्रॉम एसेट्स। अगला जो इन्होंने बात की है वो बात की है कि सराउंड योर सेल्फ विद पीपल स्मार्टर देन यू। आपको ऐसे लोगों के साथ संगत करना है जो कि आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है। जैसे कि आप अगर कम बुद्धिमान या कम स्मार्ट लोग के साथ अगर आप दोस्ती रखेंगे तो आपका भी रवैया उसी तरह बनता जाएगा। यहाँ पर जो हम लोग की हिंदी में कहावत है, जैसे संगति वैसी उन्नति, तो यहाँ पर संगति का भी बहुत ज़्यादा असर होता है। तो हमेशा आपको अच्छे लोगों के साथ ही बैठना उठना है और स्मार्ट, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों के साथ ही अपना रिलेशन रखना है, कोशिश करनी है। अगला जो बात की है इन्होंने वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बाई एसेट्स नॉट लाइबिलिटीज़। मतलब कि आपको हमेशा एसेट्स ही परचेज करने हैं, लाइबिलिटीज़ परचेज नहीं करनी है। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे तो क्या मैं अपना इच्छाएं ना पूरी कर सकूँ, ना करूँ? मैं बोलूँगा हाँ करनी है, लेकिन अगर आपका काम आल्टो कार से अगर चल रहा है तो आपको ऑडी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका काम सिंपल सी 1000 की बात से चल रहा है तो आपको 1 लाख की वॉच खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी की वैल्यू डे बाय डे डिक्रीज ही होनी है। तो इसलिए आप ऐसी चीज़ खरीदें जिससे कि आपके उस सामान की वैल्यू डे बाय डे इंक्रीज करे। फॉर एग्जांपल आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, या फिर गोल्ड, बॉन्ड, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, एनपीएस, सुकन्या समृद्धि स्कीम, ऐसी जगह आप पैसा अपने इन्वेस्ट करें जिससे कि वो आपको फ्यूचर में और पैसा बना के दे। आप ऐसी जगह पैसे नहीं इन्वेस्ट करना जो कि आपका पैसे की वैल्यू और कम कर दे डे बाय डे। तो हमेशा एसेट्स ही परचेज करने हैं, लाइबिलिटीज़ परचेज नहीं करनी है। दीज आर द लेसन्स फ्रॉम रिच डैड एंड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कवास्की। तो ये जो लेसन्स हैं ये हम लोग के फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको अपना फाइनेंशियल गोल अचीव करना है, फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करनी है, फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब यहाँ पर कि आपको अपने खर्चे के लिए सोचना ना पड़े। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि जैसे कि आपको सोचना ना पड़े कि मुझे आज इतना खर्चा चाहिए तो वो पैसा कहाँ से आएगा। तो ये चीज़ से आप फ्री हो जाएं तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियली फ्री या फिर फाइनेंशियली फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपको अचीव करनी है तो ये पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखने चाहिए, जो कि रॉबर्ट ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बुक रिच डैड एंड पुअर डैड में लिखे हैं, जिसका कि मैंने इलेबोरेशन आपको 10 पॉइंट्स में करके दिखाया है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल